आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहें कि हवा में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन आशा जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी इस समय अपनी बेटी रचना के कमरे में बैठी हुई थी। जबकि रचना नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति मयंक के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन पूजा का आयोजन उसकी सास मधुमती जी खासकर अपने बेटे मयंक और रचना के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी वंश वेल आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही रचना की मयंक से शादी हुई थी। रचना मयंक की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी दामिनी मयंक ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हुआ था। यूं तो दामिनी में कोई कमी नहीं थी, वे काफ़ी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ यह पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वे मां नहीं बन सकी थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियों पर भारी पड़ गई। ने और मयंक ने उसके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी में मयंक और दामिनी ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि दामिनी का मेडिकल चेकअप भी करवाया। उसमें भी कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वे मां नहीं बन पा रही थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे दामिनी पर तानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते, मधुमती जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती को सुख है भी या नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंश वेल की आगे नहीं बढ़ रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार मयंक की दूसरी शादी की बात तक करने लगे। धीरे धीरे मयंक के स्वभाव में भी फर्क आने लगा। फिर भी मयंक ने अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। आखिर वे तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बाँझ कहना आसान होता था, लेकिन बेटे में कमी है यह कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तानों से परेशान होकर दामिनी ने मयंक का चेकअप कराने के लिए कहा तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और उसी इति श्री दामिनी को घर से धक्के मारकर निकाल कर ही हुई। दामिनी और उसके माता पिता ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन मयंक और मधुमती जी झुकने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफ़ी अपमानित किया गया था और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से मधुमती जी मयंक के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में यह बात फैल चुकी थी कि दामिनी को बाँझ होने के कारण तलाक दिया गया, वरना मयंक और मधुमती जी में तो कोई कमी नहीं है। तो आखिर आशा जी अपनी बेटी रचना की शादी मयंक से करने को तैयार हुई थी और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इधर सुनने में आया कि दामिनी का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था। उसके दूसरे पति रजत की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटी को जन्म देते समय खत्म हो गई थी, इसलिए उसे भी अपनी 2 साल की बच्ची के लिए मां की ज़रूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए उसने बेझिझक दामिनी से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोर से चल रहा था। तभी पंडित जी ने रचना और मयंक को हवन में बैठने के लिए कहा। मधुमती जी रचना को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पर अपनी पहली बहू दामिनी को देखकर हैरान रह गई। मयंक
के पैर भी जहाँ थे वहीं ठिठक गए। वे भी हैरान परेशान सा दामिनी को देख रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वे यहाँ क्या लेने आई थी? वे भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मधुमती की बोली, क्या लेने आई है यहाँ पर? तुझे घर से धक्के मार कर निकाला था, याद नहीं? बाहर मधुमती जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरी बहू रचना और उसकी माँ भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर हो गई। यह देखकर मधुमती जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बांझ, आज क्या लेने आई है यहाँ पर? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के देखकर निकाला था तभी तेरे इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंशवेला आगे बढ़ने के लिए पूजन हो रहा है। तेरा तो साया भी मैं अपनी दूसरी बहू और इस घर पर ना पड़ने दूं। लेकिन दामिनी ऐसे ही खड़ी रही। मधुमती जी ने मयंक को इशारा किया उसे निकालने के लिए। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही मयंक धक्के मारकर दामिनी को निकालने उसके पास आया, वैसे ही दामिनी ने चाटा उसके गाल पर दे मारा। दामिनी के ऐसे कृत्य से जहाँ वे हक्का बक्का सा अपने गालों को सहलाता हुआ खड़ा रह गया, वहीं सब रिश्तेदार भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर आशा जी और रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दामिनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बांझ मैं नहीं हूँ, बांझ तो तुम थे। यह देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरी ज़िंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए। पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया। कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हारे झूठ के आगे ज़िंदगी भर तानों का बोझ लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी दामिनी जी की मम्मी मिठाई का डब्बा लिए मधुमती जी के सामने खड़ी हो गई और उनके हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह से हमारी पूरी समाज में थू-थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही था। दामिनी और उसके माता पिता तो यह कहकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नज़रें अब मधुमती जी और मयंक पर थी। जब मधुमती जी ने देखा कि रचना और आशा जी मयंक को घूर घूर कर देख रही है, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, अरे समधन जी, वे तो झूठ बोल रही है। उससे मेरे बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ चली आई है सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो उसकी बात को, वरना वे आज के लिए ही क्यों यहाँ आती, और किसी दिन भी तो आ सकती थी यहाँ पर। यह सुनकर आशा जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, वे अब दूसरे घर की बहू बन चुकी तो भला वे अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी? मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है। वे जिंदगी भर बच्चों के लिए थोड़ी ना तरसेगी। आशा जी की बात सुनकर मधुमती जी घबरा गई और मयंक की तरफ देखकर बोली, अरे मयंक, तू कुछ बोलना। फिर आशा जी बोली, समधन जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वे रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। यह सुनकर आशा जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका। तो बहू अगर बाँझ
हो तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बाँझ हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था तब रिश्ते टूटने की आवाज़ नहीं आई थी। तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, हमें अपना जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, कहकर आशा जी रचना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। इधर रिश्तेदारों में आस पड़ोसियों में थू थू हुई। वे अलग। कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि दामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। इधर मयंक और मधुमती जी रचना को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा जी के कहने पर रचना वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम करनी ही पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या भरोसा, कल को उसको भी धक्के मार कर निकाल दे तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए